नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा में आज हम बात करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं में जवानों की भर्ती की नई योजना अग्निपथ को लेकर उठ रही आशंकाओं को बेवजह करार देते हुए कहा कि इस योजना की नियमित रूप से समीक्षा की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि खामियों को समय समय पर दूर किया जाएगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि इस योजना को मुख्य हितधारकों से 2 साल तक मंथन के बाद अंतिम रूप दिया गया है। राजनाथ सिंह ने इस योजना को परिवर्तनकारी करार दिया। गौरतलब है कि 14 जून को सरकार ने सेना में भर्ती होने के लिए इस योजना की घोषणा की, जिसमें 17.5 से 21 साल के उम्र के युवकों की 4 साल के लिए भर्ती की जाएगी। इस योजना के तहत भर्ती 25% युवकों को सेना में 15 साल और काम करने का मौका मिलेगा। हालांकि वर्ष 2022 के लिए भर्ती की ऊपरी आयु सीमा को 21 साल से बढ़ाकर 23 साल कर दिया गया है। इसके बावजूद कांग्रेस देश के 20 राज्यों में प्रेस वार्ता करेगी। कांग्रेस ने इस कार्यक्रम को अग्निपथ की बात युवाओं के विश्वासघात का नारा भी दिया है। तो बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं में जवानों की भर्ती की नई योजना अग्निपथ को लेकर उठ रही आशंकाओं को बेवजह करार देते हुए कहा कि इस योजना को नियमित रूप से समीक्षा इसकी की जाएगी और साथ ही उन्होंने कहा कि खामियों को समय समय पर दूर किया जाएगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि इस योजना को मुख्य हितधारकों से 2 साल तक मंथन के बाद अंतिम रूप दिया गया है और राजनाथ सिंह ने इस योजना को परिवर्तनकारी करार दिया है। गौरतलब है कि 14 जून को सरकार ने सेना में भर्ती के लिए इस योजना की घोषणा की, जिसमें 17.5 से 21 साल के उम्र के युवकों की 4 साल के लिए भर्ती की जाएगी। इस योजना के तहत भर्ती 25% युवाओं को सेना में 15 साल और काम करने का मौका मिलेगा। हालांकि वर्ष 2022 के लिए भर्ती की ऊपरी आयु सीमा को 21 साल से बढ़ाकर 23 साल कर दिया गया है। इसके बावजूद कांग्रेस देश के 20 राज्यों में प्रेस वार्ता करेगी। कांग्रेस ने इस कार्यक्रम को अग्निपथ की बात युवाओं से विश्वासघात का नारा दिया है। तो आपको बता दें कि देश भर में जिस तरीके से अग्निपथ स्कीम को लेकर बवाल मचा हुआ है, उसी बीच तो इस मुद्दे पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ 3 मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देती हूं। बीजेपी से हमारे साथ राहुल आनंद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार आरबी उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और रक्षा विशेषज्ञ लल्लन सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोगों का हमारे इस खास मुद्दे में जुड़ने के लिए। तो सर, पहला प्रश्न मेरा सीधे आरबी उपाध्याय जी से, वरिष्ठ पत्रकार जी से है। जिस तरीके से सर अग्निपथ स्कीम को लेकर राजनाथ सिंह का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो अग्निपथ स्कीम है इसको लेकर जो खामियां हैं इसे समय समय पर दूर किया जाएगा। सर, आज इन्हें खामियां याद आ रही हैं जब पूरा देश जल गया है, जब शहर के शहर जल गए हैं, तब इन्हें खामियां नजर आ रही हैं? देखिए निशा, कोई भी योजना लाई जाती है जब उसको अमल में अमली जामा में तो उसमें क्या क्या विसंगतियां जैसे अनाउंस हुआ उसके बाद आप देखेंगे मीडिया, बुद्धिजीवी वर्ग और जो भी कैंडिडेट हैं अपनी अपनी जो शंकाएं को लेकर सामने आ रहे हैं। उसी का परिणाम है कि सरकार ने आयु सीमा में छूट दी और राजनाथ सिंह जी बार बार कह रहे हैं इस बात को कि हम समीक्षा करेंगे और समीक्षा करने के बाद जो भी इसमें सुधार हो सकता है वो सुधार करेंगे। तो सुधार एक निरंतर प्रक्रिया है, सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। देखिए, मिलिट्री में भी 1 रैंक 1 पेंशन योजना, यानी मिलिट्री का इतना पुराना ढांचा है, उसमें भी विसंगतियां थी और आज तक उन विसंगतियों को हम दूर कर रहे हैं, उन पर बात कर रहे हैं, तो शंकाएं उनका समाधान कर रहे हैं। समाधान और बदलाव एक नियमित प्रक्रिया है और उसी के तहत जो भी अग्निवीर भर्ती होंगे उनको क्या क्या परेशानियां आ रही हैं उनको कहीं ना कहीं दूर करने की कोशिश की जाएगी।
हाँ, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पूरा देश जल गया, युवाओं में गुस्सा है। मेन प्रॉब्लम है, जो मुख्य बिंदु है जिस पर के अग्निवीर जो सेना में भर्ती होंगे वो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन दायर कर रहे हैं और सरकार को उन्हें दूर करना चाहिए। देखिए, आप कहते हैं कि हम इन्हें समायोजित करेंगे, तो देखिए रिजर्वेशन देंगे। रिजर्वेशन की एक सीमा होती है निशा, 50% से ऊपर रिजर्वेशन कोई भी सरकार नहीं दे सकती, किसी भी मद में नहीं दे सकती। और सरकार अगर देती भी है तो आप देखेंगे वो कोर्ट में जाके धराशायी हो जाता है। कोर्ट का बड़ा क्लियर है कि 50% से ऊपर आप कोटा कोई भी आरक्षण नहीं दे सकते। तो फिर किस तरीके से कोटा फिक्स होगा? यानी विसंगतियां बहुत सारी हैं, प्रश्न बहुत सारे हैं और अभी कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं जो आयु सीमा बढ़ाई गई, इतने जो कोविड काल है इसमें भर्तियां नहीं हुई, उसको मद्देनजर रखते हुए बढ़ाई गई। तो कहीं ना कहीं एक जो अग्निवीर या सेना में भर्ती होता है निशा, वो किसान का बच्चा होता है, वो मजदूर का बच्चा होता है, किसी नेता का बेटा न तो बॉर्डर पर है न मिलिट्री में भर्ती होता है। और अगर कोई आंकड़े किसी के पास हैं कि भी कितने नेताओं के बच्चे शहीद हुए हैं बॉर्डर पर, तो वो बताने की कोशिश करें। अग्निवीर बहुत अच्छी स्कीम है, मैं तो कहूंगा कि नेताओं पर भी लागू हो कि भी इलेक्शन तभी लड़ सकते हैं जब आप 4 साल की अग्निवीर की ट्रेनिंग करके आएंगे तो आप कैंडिडेट बन सकते हैं, अदरवाइज नहीं बन सकते। तो कहीं ना कहीं अच्छा लगेगा। अभी जो विडंबनाएं हैं ऐसा कि देखिए अग्निवीर को कुछ नहीं मिलेगा, नेताजी 5-5 पेंशन लेंगे, नेताजी जेल में रह के इलेक्शन लड़ लेंगे, लेकिन एक बार अगर किसी को सजा हो गई जेल में वो वोट नहीं डाल पाएगा। तो विसंगतियां बहुत सारी हैं और इसी से जनता उत्तेजित होती है। जनता देखती है कि भी हो क्या रहा है। नेताजी के लिए कानून अलग है, नेताजी 5 पेंशन ले लेंगे, अग्निवीरों को देने के लिए पैसा नहीं है भाई हमारे पास, तो कैसे चलेगा? और देखिए, जिसकी न फटी बीवाई वो क्या जाने पीर पर आई। जब नेताओं के बेटे ही फौज में नहीं है तो फौजी को क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, किन परिस्थितियों में काम करता है, पढ़कर नहीं समझा जा सकता, एक दिन में नहीं समझा जा सकता। 2-4 साल के मतलब हुआ में जो मिलिट्री ट्रेनिंग है ये कंपलसरी हो और नेताओं के लिए तो बहुत जरूरी है। वो देशभक्ति की बात करते हैं, वो स्वच्छता की बात करते हैं, लेकिन अपने बच्चों को देश की सेवा में समर्पित नहीं करते हैं। वो राजनीति ही करेंगे, उनका बच्चा वो उस माहौल में सर्वाइव ही नहीं कर सकता। हकीकत तो ये है। जी बिल्कुल। तो सर एक सवाल अपने रक्षा विशेषज्ञ जी से भी ले लेते हैं यहाँ पर, ललन सिंह जी से, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ललन सिंह जी, जिस तरीके से जो खामियां हैं इन्हें दूर करने की बात यहाँ पर की जा रही है सर, और अगर अग्निपथ स्कीम में इतनी ही खामियां थी तो ये चीज तो आपको पहले सोचनी चाहिए थी, सोच विचार कर इस अग्निपथ स्कीम की घोषणा करनी चाहिए थी, अगर आपको लग रहा है कि इसमें खामियां है। देखिए निशा जी, उपाध्याय साहब ने बहुत अच्छी सी बात बताई, उसको मैं 100% उनके साथ सहमत। लेकिन जो आपका प्रश्न है मैं उसको बेहतर ढंग से इस तरह से जानकारी देना चाहूंगा। उन्होंने जो एक बात कहा था कि जो जवान में भर्ती होते हैं वो गांव से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से, इसमें कोई शक नहीं, और वो वही होते हैं जिनके अंदर, एक मैं सुधार कर दूं, कि जज्बा और उनकी खानदानी फौजी सोच विचार और वातावरण होता है। क्योंकि जवान भर्ती होने के लिए एकदम अचानक, नेता तो छोड़ दीजिए, शहर के रहने वाले कुछ ऐसे परिवार हैं जो सोचते भी नहीं। मैं इसलिए आपको बोलना चाहता हूं कि देश के अंदर कुछ राज्य हैं और उसमें भी कुछ जिले हैं जहां पे जवानों की मतलब भर्ती के लिए उनके अंदर एक इच्छुकता रहती है और जज्बा रहता है, और वही कारण है कि मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक वो व्यायाम, एक्सरसाइज और उसकी तैयारी करते हैं। आपने जो प्रश्न पूछा कि लोगों को जानकारी क्यों नहीं मिली, मैं इस बात से सहमत हूं कि ये 2 साल से
ये अग्निपथ योजना, इसके बारे में पूरी तौर पे गोपनीय तरीके से बातचीत चर्चा चल रही थी और सीनियर सैनिक अधिकारियों, विदेशों से निचोड़ और देश के बहुत बुद्धिजीवी वर्ग के साथ मिलकर आज की जरूरत के अनुसार नीड टू नो बेसिस पे इस अग्निपथ योजना को अंजाम की तरफ आगे बढ़ाने के लिए 14 जून को घोषणा की गई। ये बहुत ही बेहतर और बहुत ही उम्दा किस्म का ये योजना है, क्योंकि मैं रक्षा से संबंधित हूँ। लेकिन संदेश प्रखंड स्तर, ग्रामीण स्तर और उन बच्चों को जाना चाहिए था जो थोड़ा शहरों से दूर, मीडिया से दूर और आज के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लगभग दूर है। मैं नहीं कहता, इंटरनेट का जमाना है, बच्चा जन्म लेता है तो कंप्यूटर का वो माहिर बन जाता है। और इसके साथ मैं जान के बोल रहा हूँ, आज ये अग्निपथ क्यों जरूरी है? उसका कारण है कि दुनिया जो है वो सामरिक दृष्टि से केवल मेन पावर से अपने आप को काबिल नहीं बना सकता, उसे आज के तकनीकी पूरी तौर पे समर्थ होकर और लड़ाइयां लड़नी है। मैं बताना चाहता हूं कि जो चीन है वो वियतनाम लड़ाई के बाद ही अपनी पूरी सामरिक जो चौकसी और तैयारी है वो तकनीकी ढंग से कर रहा है। आज टैंक को भी चलाने के लिए आदमी की जरूरत नहीं पड़ती, वो ड्रोन से उसको एक्शन में ला देता है। मैं ये बताना चाहता हूँ, भारत भी इस तैयारी में अपने आप को समायोजित कर चुका है, लेकिन समझ में नहीं आता जब घोषणाओं के बाद लगातार रक्षा मंत्रालय, हमारे सीनियर तीनों के चीफ, उनके हर स्तर पे ये संदेश दिया जा रहा है कि अग्निपथ योजना में ये चीजें हैं और जरूरत के अनुसार, जैसा कि रक्षा मंत्री जी ने कहा, हम लगातार सुधार की प्रक्रिया अपना। मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि घोषणा के साथ साथ और अराजकता हिंदुस्तान सब डालता है। क्यों? घोषणा के साथ पूरे देश के अंदर, विशेषकर बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये अराजकता इतनी जोर शोर से 700-800 करोड़ की रेलवे संपत्ति केवल नष्ट कर दी गई। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, जैसा कि प्रधानमंत्री साहब ने कहा, अभी पूरे करते हैं ये योजना, लेकिन आगे जाकर आपको महसूस होगा कि हम कितने ताकतवर इन युवाओं के साथ होने जा रहे हैं। अब 25 साल का अच्छा, चलिए ललन जी, थोड़ा देर आपको रोकना चाहूंगी यहाँ पर, बीच में माफ कीजिएगा, आपको रोकना चाहूंगी। जिस तरीके से हमारे साथ हमारे बीजेपी नेता राहुल आनंद जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर राहुल आनंद जी, जिस तरीके से अभी आपने दोनों का रिएक्शन सुना, आपने हमारे वरिष्ठ पत्रकार को सुना, आपने हमारे रक्षा विशेषज्ञ को सुना, सर एक कमेंट आपका। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी सुधार जब हमारे देश के लिए होता है तो उसमें नई नई चीजों से हम अपने आप को अपडेट करते रहते हैं। पहला, मैंने दोनों की बातों को बड़ा ध्यानपूर्वक सुना, उसमें आरबी उपाध्याय जी की भी बातों का मैं मंथन कर रहा था कि इन्होंने जो भी प्रश्न किए, जो भी सुझाव दिए, और सरकार खास करके जिस तरह का आपका एक प्रश्न था जिसमें आपने ये बात कही कि देश जल जाएगा तब सोचेंगे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा निशा जी, ये देश जलाने वाले लोग हैं कौन? क्या कोई अपने घर की संपत्ति को जलाता है? दूसरी बात, कुछ दिन पहले की एक घटना है जो मैं अभी संज्ञान में, मुझे ध्यान में, मैं आपको भी याद दिला देता हूं कि जेएनयू में एक घटना घटी थी जिसमें कहा गया था कि तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। लड़कारा तो उन लोगों में ही है, मोदी जी को। और जब मोदी जी ने गंभीरता से इस विषय को सुना, तब जाकर आज ये कहने के लिए बनता है कि तुम कितने अफजल लाओगे, हर घर से अग्निवीर निकलेगा। जब हमारा देश आजाद हुआ था उसके बाद से निरंतर हमने नई नई तकनीकें लाकर अपने को अपडेट किया, और आज ऐसा है कि सेना हमारी अपडेट हो गई, फाइटिंग सिस्टम अपडेट हो गया, और जो भी विभाग सरकार का है या हमारे घर का है, हमारे घर में पहले बहुत बड़ा रेडियो हुआ करता था, आज इतने छोटे में आ गया, या मोबाइल में आ गया। टीवी पहले बहुत बड़ी हुआ करती थी, अब वो टीवी फ्लैट होकर दीवार में टंग जाती है। तो अपडेट का सिलसिला चलता रहता है। इसी प्रकार ये समझने की आवश्यकता है, जिन लोगों ने अग्निवीर में अपने आप को उत्सुकता से देश जलाने के लिए प्रेरित किया, आप देखिए आज सारे लोग खामोश हो गए।
उनकी औसत आयु देख ली जाए, उस औसत आयु को अगर देखेंगे तो समझ में आएगा कि उसमें कितने लोग हैं। जो भीड़ का जो नेतृत्व करता है, दोषी वो होता है, भीड़ दोषी नहीं होती है। क्योंकि जब ऐसे ऐसे फुटेज भी सामने आए हैं जिसमें जिन बच्चों से ये पूछा गया कि आप यहाँ क्यों आए हैं, तो किसी ने कहा मुझे फलाना ने कहा तो मैं आ गया, किसी ने कहा ये आ गया। अब जो बहाली की प्रक्रिया शुरू हो गई है, कहाँ गए वो सारे अग्निवीर जो सेना बनने के बजाय तोड़फोड़ कर रहे थे? सारे लोग तैयारी कर रहे हैं। और आज भी मैं आपको बता दूं, जो युवा वर्ग है, जो सशक्त हैं, जो समझदार हैं, वो आज भी स्टेडियम में या सड़कों पे अपने आप को तैयार कर रहा है आने वाले नए नए कंपटीशनों के लिए। एक बात और जो बहुत जरूरी है ये जानना, क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से मैं चाहता हूं कि आपकी देश की जनता बातों को समझे। लोग एक बात कहते हैं कि 4 साल बाद क्या होगा। मैं बिल्कुल बता दूं कि क्या हमारी जिंदगी हमारे पिताजी के नहीं रहने के पास ठहर जाती है कि हम और आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे देश के अंदर 17 से 21 वर्ष की आयु में कितने बच्चे ऐसे होंगे जिसके पास अपना 20-25 लाख रुपए होगा? उनकी संभावना बहुत कम थी। हमने एक ऑप्शन दिया है, आप अपने को तैयार करते हैं तो बिल्कुल आ जाइए। और आरबी उपाध्याय जी ने एक बात कही कि नेताओं को लेकर एक बात कही, तो मैं इनको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जब लोकतंत्र में जब कोई भी विधायक, एमएलसी या सांसद चुनकर जाता है तो जो विभाग में जो कार्यरत अधिकारी तो चलिए राहुल आनंद जी, चर्चा यूं ही जारी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक का वक्त यहाँ पर हो चुका है, तो चलिए फौरन हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। के बाद फिर से आपका स्वागत है और अग्निपथ मुद्दे को लेकर तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी नेता राहुल आनंद जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल आनंद जी, जिस तरीके से, सिर्फ सर एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी सर, क्या आपको वो नौजवानों के आंसू नहीं दिख रहे? क्या उनकी मेहनत जो है आपको नहीं दिख रही है सर? देखिए, जिस बातों को मैंने ब्रेक के पहले छोड़ा था उसको पूरी कर देता हूं, फिर आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं। जो आरबी उपाध्याय जी ने एक बात कही नेताओं के बारे में लेकर, तो मैं बता दूं कि लोकतंत्र में जब जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि या तो विधानसभा या विधान परिषद या फिर संसद में जाते हैं, देश की संसद में जाते हैं, तो उनको ज्यादा अनुभव होता है उन सारी चीजों से जो व्यक्ति एक अधिकारी बनकर पदस्थापित होता है किसी भी विभाग में। क्योंकि उनके हिसाब से कानून बनाई जाती है, नेताओं के हिसाब से कानून बनाई जाती है, जनता के द्वारा सुझाए गए बातों के हिसाब से। एक बात और उन्होंने कही पेंशन को लेकर, तो मैं बिल्कुल आपके साथ हूं, मैं बिल्कुल आपके साथ इस मुद्दे पे खड़ा रहूंगा। क्योंकि जब हर जगह आधुनिकीकरण की जब बात की जा रही है तो इसमें भी होनी चाहिए। ये सरकार का मसला है, सरकार इसको समझे वो किस प्रकार से बातों को रखती है। लेकिन जब आवाज उठेगी तो निश्चय ही वो कानो कान होते हुए सर्वोच्च स्थान तक पहुंचेगी। एक बात आपने जो वही प्रश्न किया युवाओं के बारे में, तो मैं उन युवाओं को ही आधुनिकीकरण, एक रिफॉर्म की मैं बात कर रहा हूं। देखो, मैं भी एक युवा वर्ग से आता हूं और मैं बाय प्रोफेशन मैं जो भी कुछ करता हूं, लेकिन मैं एक दूरदर्शिता के साथ अपनी सोच को दर्शाता हूं। जो लोग गरीब जन्म लिए हैं वो कर्तव्य के माध्यम से, कर्मों के माध्यम से आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर वो धन अर्जित भी करते हैं और समाज में या देश में अपना योगदान देते हैं। ये जो कहने की जो बातें होती हैं, जो आज जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के लोग जो बच्चों को भड़का रहे थे, अब जाकर आप एक बार अपने कैमरे को लेकर उन बच्चों के पास जाइए जो अभी के दौर में तैयारी कर रहे हैं। 21 से 23 वर्ष की गई, उनको ध्यान में रखते हुए की गई। बातें करने से समाधान निकलता है निशा जी, और विरोध करने से हमारा देश पीछे जाता है। एक बहुत मशहूर कहावत है कि अपने चेहरे को हमेशा चमकदार रखिए ताकि आपको परछाई ना देखनी पड़े। और जितनी पारदर्शिता के साथ हम अपने को तैयार करेंगे और जो ट्रेडिशनल चीजों से हम अपने आप को बाहर निकालेंगे, तो विरोध वही लोग करेंगे जिनको ये लगता है कि अगर मेरे हाथ से ये तीर कमान निकल गई तो फिर दोबारा हम सत्ते में नहीं आएंगे। वही लोग इसका विरोध कर रहे हैं। कुछ दिन पहले मैं आप ही के चैनल पर बैठा था और कांग्रेस के एक प्रवक्ता के साथ बहस हो रही थी और आप ही के एंकर ने एक प्रश्न किया कि कितने लोगों की भर्ती की जाएगी अग्निवीर के माध्यम से, मुझे बताइए।
आपको जानकर आश्चर्य होगा, उन्होंने जवाब तक नहीं दे पाए। वो बोले, बातों को बाईपास करके निकलने की कोशिश की। तो समझ में आता है कि दर्द कहां है। आज अगर हम अन्य देशों की बात कर लें, अन्य देशों में तो मैंडेटरी है कि आपको जाना ही जाना है, और आपको हम पैसे भी नहीं पे करेंगे। हमारा देश तो पैसा भी दे रहा है और हम उसका सम्मान करते हैं। जी, तो सीधे अपना रुख कर लेते हैं, अपने आरबी उपाध्याय जी का रुख कर लेते हैं। सर, जिस तरीके से अगर कांग्रेस की बात की जाए, कांग्रेस यहाँ पर युवाओं का समर्थन करती हुई नजर आ रही है। सर, सीधे तौर पर देखा जाए तो वो भी कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक रोटियां यहाँ पर सेक रही है। अगर सर जिस तरीके से बात किया जाए, अग्निपथ जब चरम पर था तो इन्हें ईडी की कार्रवाई में प्रदर्शन करना ज्यादा जरूरी इन्होंने समझा। उस समय पे ये जो है युवाओं के सामने खड़े नहीं हुए, उस समय कहाँ चले गए थे कांग्रेस वाले? तो सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम यहाँ पर कांग्रेस कर रही है। सर देखिए, जिस तरह आप प्रश्न उठा रहे हैं नेता जी, ईडी का जब केस चल रहा था तो प्रदर्शन हो रहे थे। मैंने उस दौरान भी कई चैनल पर ये बात की, यदि जो जरूरत है इस समय, आप राहुल गांधी के साथ खड़े हैं, ठीक है, तो आपकी पार्टी का मामला है, लेकिन विपक्ष जनता के लिए होता है, जनता की आवाज बनकर सामने आना चाहिए। जब बच्चे सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कोई भी विपक्ष है, विपक्ष का कर्तव्य है कि वो उनकी आवाज बने, उनके साथ खड़ा हो और उनको जो उनकी शंकाएं उनसे कहीं ना कहीं मुक्ति दिलाए। रहा, देखिए, राहुल आनंद जी अच्छे, समझदार और यंग प्रवक्ता हैं। ये कह देना कि भाई अनुभव, सारे अनुभव नेताओं के पास होते हैं, वो गले नहीं चलता है। कितना अनुभव होता है, मेरा भी अपनी जिंदगी का तजुर्बा है, मैंने देखा है सेना के बारे में। जो सैनिक या सैनिक अधिकारी जो सेना में काम कर रहा है, तो नेताजी से ज्यादा तजुर्बा रखता है, और क्या अच्छा है और क्या बुरा है सबसे बेहतर समझ जो सेना में काम कर रहा है उसको ही हो सकती है। देखिए, फील्ड का ज्ञान ये मैं नहीं समझता हूं कि ठीक है, जनता जनप्रतिनिधि चुनती है, जनप्रतिनिधि का एक दायित्व होता है, वो जनता के प्रति समर्पित है, लेकिन कितने नेता समर्पित हैं? आप बात करते हैं राजनीति की, तो राजनीति की विसंगतियां मैंने गिनाई थी। किसी भी देश में राहुल आनंद ऐसा सिस्टम नहीं है कि मैं अपनी सैलरी खुद तय कर लूं, लेकिन भारत में होता है। एमपी एमएलए अपनी सैलरी, अपने वेतन भत्ते, अपने महंगाई भत्ते खुद तय कर लेते हैं। विदेशों में एक कमेटी होती है, इसमें मजदूर भी होता है, उसमें राजनीतिक लोग भी होते हैं, ब्यूरो, मतलब सब मिलकर तय करते हैं। ये नहीं है कि खुद तय कर लो। तो देखिए, राजनीति को मैं कोई गलत नहीं मानता, लेकिन जब आप दूसरे से उम्मीद करते हैं कि वो पेंशन छोड़ दे, तो आप पेंशन क्यों नहीं छोड़ते? आप पहले पेंशन छोड़े, फिर सबको कहें कि भाई नहीं, देश में आर्थिक संकट है, हमने भी छोड़ दिया, आप भी छोड़ दिया। ये नहीं मैं तो चीनी खाता रहूं और दूसरे के बच्चे को बोलूं बेटा चीनी नहीं खाते, ये ठीक नहीं है सेहत के लिए। ये चीजें गले नहीं उतरती, बहुत विसंगतियां हैं। गरीब को सत्ता में भागीदारी, आप कहते हैं कि भाई हम ईडब्ल्यूएस कार्ड बना दिया, उसको 2 किलो चावल, 2 किलो। राहुल आनंद जी, एक छोटा सा कमेंट, जिस तरीके से भी पेंशन पर बात रखी गई, एक छोटा सा कमेंट राहुल आनंद जी आपका जल्दी से। देखिए, मैंने तो कहा कि जब आवाज एक जगह से दूसरी जगह उठते हुए जाती है तो वायुमंडल में गूंजती रहती है। जब शीर्ष नेतृत्व पर बैठा व्यक्ति के कान में जाएगी तो निश्चय ही इसका समाधान निकलेगा। और मैं समझता हूं कि जब तक आपको सेवा करने का मौका मिलता है देश का, तब तक आप करिए। और सरकार अगर सक्षम है तो पेंशन देती है, नहीं तो अगर वो बैकअप होती है तो सारे लोगों को छोड़ना चाहिए। मैं अपनी निजी राय आपके सामने पेश कर रहा हूं। एक बात मैं और आपको बोलना चाहूंगा, ये जो पेंशन का दौर है, ये पेंशन हमें उस वक्त ज्यादा आवश्यकता थी जब हमारा देश आजाद हुआ था और हमें आगे बढ़ने की जरूरत थी। आज जब हम नौजवानों के अंदर आत्मनिर्भर का गुण भर देंगे और जब हम अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने लगेंगे तो निश्चय ही आने वाले समय में ये भी मांग पूरी हो जाएगी। एक मैं बड़ा अच्छी बात आपको बताऊंगा। मेरे पिताजी भारत सरकार के अधीन काम करते थे। 2004 में, जब 2004 में अटल जी ने डिसीजन लिया पेंशन बंद करने के लिए, तो उसमें मेरी उम्र बहुत कम रही होगी। लेकिन मुझे आज के समय में ये जरूर लगता है
जरूर लगता है कि जो डिसीजन उस समय ली गई थी तो आज ये अच्छा है। आज मेरे पिताजी कोई योगदान नहीं दे रहे हैं तो उनको कोई पेंशन भी नहीं मिल रहा है। तो मुझे ये सोचकर और समझकर राहुल जी, मुझे आपको ये थोड़ी अच्छा देर यहाँ लग पर रहा है, रोकना ताकि चाहूंगी। मेरे लिए राहुल जी, सीधा रुक कर लेते हैं लल्लन सिंह जी का। सर, जिस तरीके से कांग्रेस जो है लगातार युवाओं के साथ खड़ी है और ये कह रही है कि युवाओं के फ्यूचर के साथ यहाँ पर खिलवाड़ किया जा रहा है। सर, अगर ऐसा नहीं है तो क्यों जो कांग्रेस है क्यों आग में घी डालने का काम कर रही है यहाँ पर? निशा जी, एकदम आपको मैं जल्दी से बताना चाहूंगा कि जो 20 शहरों में आज कांग्रेस का अग्निपथ के खिलाफ प्रदर्शन या धरना जो भी है, प्रजातंत्रीय प्रणाली में ये बहुत हर पार्टी और हर आदमी को हक है। लेकिन जब बोला जा रहा है कि अग्निपथ एक अच्छी योजना है और जैसे उपाध्याय साहब ने कहा, ये फौजियों को पता है कि इसमें कितनी अच्छी चीजें हैं, तो आज के लड़ाई के लिए जब इनका इस्तेमाल होना जा रहा है और युवाओं का होगा, तो ये जो कांग्रेस है वो कहीं ऐसा तो नहीं कि अनावश्यक रूप से एक विरोध की आदत सी बना ली है। क्या जरूरी है कि इसी अग्निपथ के ऊपर विरोध दर्ज किया जाए? लल्लन सिंह जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अग्निपथ अच्छी स्कीम है, सर अगर अग्निपथ अच्छी स्कीम होती तो आज ये बयान सामने नहीं आ रहा होता कि अग्निपथ को लेकर इसमें सुधार किया जाएगा, समय समय पर इसमें जो खामियां होंगी इसे दूर किया जाएगा। आप ही की सरकार ने ये योजना बनाई है सर, उसके बाद आप ही कह रहे हैं कि इसमें जो खामियां है उन्हें समय समय पर दूर किया जाएगा। अगर अग्निपथ स्कीम अच्छी है तो इस पर खामियां किस बात की, ये खामियां कहां से आ गई इस पर? हाँ मैडम, बड़े निर्णयों पर जरूरी है कि सार्थक संवाद किया जाए और ये तो बहुत बड़ा स्कीम है। 4 साल के अंदर 1,25,000 ये अग्निवीर भारत के सेना में इस्तेमाल होंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन्हीं अग्निवीरों के द्वारा भारत की लड़ाइयां लड़ी जाएगी, चाहे वो LAC पे हो या LOC पे हो। और इसको मैं इसलिए दावे के साथ बोलना चाह रहा हूँ कि जो कांग्रेस हो या कोई भी विपक्षी दल है, उनको सार्थक संवाद करना चाहिए। लेकिन इसी के ऊपर अनावश्यक रूप से जब प्रक्रिया शुरू हो गई है, बच्चे तैयारी कर रहे हैं और उसके योजना पथ के माध्यम से फौज में जाना चाहते हैं। और पेंशन के बारे में बताना चाहता हूँ, मैं अर्धसैनिक बल का अधिकारी हूँ। अर्धसैनिक बल में पेंशन बंद हो गया। सेना में इस तरह की स्कीम 4 साल में इनको पेंशन नहीं मिलेगी। केवल डिफेंस के अंदर, भारत के अंदर अब पेंशन है और दूसरे नेताओं के लिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, नेताओं को अगर अपने बच्चों को अनिवार्य सैनिक सेवा के लिए 2 साल का समय दे, तो मैं समझता हूँ इस देश में अनावश्यक रूप से विरोध और बिना संवाद का अराजकता नहीं होगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान नहीं। और लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने साहब किया है। तो चलिए, कि थोड़ा ये समय का योजना अभाव यहाँ वापस पर नहीं है हमारे होगा। पास। सर, आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमारे मुद्दे में हमारे साथ चर्चा की। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से अग्निपथ स्कीम को लेकर आज राजनाथ सिंह का एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि अग्निपथ को लेकर जो जो खामियां होंगी वो समय समय पर दूर की जाएंगी। इसमें तमाम, आपने देखा होगा कि तमाम जो गेस्ट हमारे साथ जुड़े थे उन्होंने तमाम अपनी प्रक्रियाएं सामने रखी। उनका ये कहना है कि अग्निपथ में अगर यहाँ पर, क्योंकि जो है जो किसान हैं, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, उनके जो बच्चे होते हैं वही केवल जो है सेना में जाते हैं, क्यों यहाँ पर जो नेता हैं उनके बेटे क्यों नहीं बॉर्डर में जाते? तो ये तमाम चीज़ें आपने सुनी होगी। तो इसी के साथ आपको बता दें, आज मुद्दा में हमारे साथ बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।